नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप पत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आठ दिनों की जोरदार तेजी के बाद आज बाजार सुस्ताने के मूड में। वीकली एक्सपायरी से पहले सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप महल की कमजोरी, बैंक निफ्टी में आज भी रौनक कायम। अनुमान से खराब टीसीएस की चौथी तिमाही नतीजे से आईटी सेक्टर का सेंटीमेंट बिगड़ा, करीब 2% टूटा टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, एलएनटी माइंट्री में भी 1.5 से 3% की गिरावट। नतीजों से पहले इन्फोसिस में भी 2% की गिरावट। यूएस का जो हिसाब है, we were expecting short-term cautiousness होगी and things will improve. What turned out is, given the banking crisis and what led to the financial volatility, things did not improve and went to the worst, and that is what has been impacting. अमेरिकी कारोबार को लेकर टीसीएस काफी सतर्क। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में टीसीएस के सीएफओ बोले बीएफएसआई क्लाइन कर रहे हैं खर्चों में कटौती, लेकिन यूरोप कारोबार में अच्छी ग्रोथ की जताई उम्मीद। इस साल 40,000 कैंपस भर्तियां का भी ऐलान। एमडीओ सीईओ पद पर संजय अग्रवाल के दोबारा नियुक्ति से रॉकेट बना यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक। शेयर 15% उछला। बैंक के 33,48,000 शेयरों में कई बड़े सौदे। क्रेडिट पार्क कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी। लगातार चौथे दिन खरीदारी। 4 दिनों में फैक्ट 45% उछला, मद्रास फर्टिलाइजर्स 25%, तो आरसीएफ एनएफएल में भी 15% का उछाल। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले फर्टिलाइजर सचिव, गैस कीमतें घटने से इस साल सब्सिडी पर बचेंगे 60,000 करोड़। लास्ट ईयर हमारा खर्चा जो यूरिया पे सब्सिडी में हुआ था वो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए था, मोटा मोटा बता रहा हूँ। इस साल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ से काम चला देंगे, तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बचत होनी चाहिए। और बहुत तेजी से बढ़ने लगे देश में कोविड मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे मिले 10,158 नए मरीज, 45,000 के करीब पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में लगातार 8 दिन की तेजी के बाद दबाव देखने को मिल रहा है। थोड़ा प्रेशर निफ्टी में, मिड कैप्स में भी लाल निशान में कारोबार, लेकिन बैंक निफ्टी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है आज के सत्र में। इंटरनेशनल मार्केट से संकेत कैसे हैं उन पर तो नजरें रहेंगे ही, साथ ही अब तक हुआ क्या है बाजार में उस पर भी डालेंगे नजर। लेकिन बाजार अभी भी अगर निफ्टी को देखेंगे तो 17,750 के ऊपर तो आया है, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। सिमिलरली आपको मिड कैप्स का भी रुझान दिखाई देगा, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखाते हुए। अब फटाफट से एक बार क्यूज देख लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। एशियन मार्केट्स की बात करते हैं और एशियन मार्केट ज्यादातर आपको लाल निशान में दिखाई देंगे। जो बैंकिंग क्राइसिस के मद्देनजर फेड ने रिसेशन रिस्क जताया है, उसके बाद जो विदेशी बाजार है उनका मूड को बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि ज्यादा गिरावट भी नहीं है। कॉस्पी निकेई तो हरे निशान में है, लेकिन हैंगसेंग शंघाई यहां पर लाल निशान में ट्रेडिंग हो रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन पॉजिटिव बायस 37 अंक ऊपर है। नेस्डेक का फ्यूचर 1.4% ऊपर 45 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ऐसे में अब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें लेकर आते हैं। 8 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगते हुए दिखाए। फिलहाल निफ्टी 17,750 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश करते हुए 17,800 के लेवल्स कल पार किए थे, आज वापस उन लेवल्स के नीचे आकर कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी करीब 150 अंक ऊपर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है दिन के निचले स्तरों के आसपास ही। टीसीएस के नतीजे के बाद हमने आईटी का मूड काफी बिगड़ते हुए देखा है। अगर आप आईटी इंडेक्स देखेंगे तो 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है आज के कारोबार में। साथ ही मेटल्स, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, ये कुछ और पॉकेट्स है जो प्रेशर में है। खरीदारी दिख रही है चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स में, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, पेपर स्टॉक्स ये तेजी में आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं। अब रिमेनिंग सेशन के लिए इंडेक्स पर व्यू क्या है, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगावा.com के प्रकाश गाभा है हमारे साथ। गाभा साहब नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रिमेनिंग सत्र के लिए आपका सजेशन। आज का रेसिस्ट जो हाई है वो निफ्टी का रेसिस्टेंस है। गुड आफ्टरनून दीपाली। और लगता है कि आज का लो, अभी का जो लो है, शायद यहाँ पर सपोर्ट संभल जाए, लेकिन इतनी दौड़ के बाद अगर यहाँ पर भी बंद देता है तो कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक इट्स गुड। और बैंक निफ्टी का थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है मुझे चार्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 41,600 के पास है, तो मेरे ख्याल से ठीक ही नजर आता है। गिने चुने स्टॉक अच्छे लगते हैं, वैसे लेना चाहिए। 3 दिन की छुट्टियां भी तो है ना, तो उसका भी ध्यान देना है। तो इसलिए थोड़ा स्लगिश है तो मार्केट ठीक है, लेकिन दौड़ने के बाद थोड़ा स्लगिश है। और दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पर बहुत है। और मैं कोविड की बात की, मुझे लगता है मुझे भी हो गया कोविड।
चलिए हम तो यही विश करते हैं कि कोविड ना हो गावा साहब आपको, आप हेल्दी रहें। रही बात इंडेक्स पर तो आपने राय दी है, अब स्टॉक्स की बात भी कर लेते हैं। बताइए स्टॉक्स कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? स्टॉक मुझे अच्छा लगता है SBI कार्ड। यहाँ पर बस लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। 744 पर स्टॉप लगाना चाहिए। क्लिक करें 750 का, सिर्फ 6 रुपए का स्टॉप। ऑन द अपसाइड 760 पॉसिबल है। SBI कार्ड पर ध्यान देना चाहिए। अंदर हमको डिफेंसिव भी रहना है। और दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है हैवेल्स इंडिया। यहाँ पर साइडवेज जोन उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है। ट्रेड कर रहा है 1195। मुझे लगता है 1210 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1190 हैवेल्स इंडिया। ओके तो SBI कार्ड 765 के लक्ष्य के लिए खरीदिए। हेवल्स 1210 तक जाने की कोशिश करेगा तो 1190 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एक ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो फ्लैट है, डेज लो पर कारोबार कर रहा है। पॉकेट्स दिखाते हैं आपको। पहले गिरने वाले स्टॉक से शुरुआत करेंगे। आईटी का मूड बिगड़ा हुआ है तो आईटी में आपको काफी स्टॉक्स दिखेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो प्रेशर में है, पर्सिस्टेंट, LNTI, माइंट्री, एम्फोसिस, यहाँ पर 4% तक की गिरावट आज के सत्र में है। NBFCs भी फिसले हैं। PNB हाउसिंग, IB हाउसिंग, कैनफिन होम्स, यहाँ 1 से 1.5% की गिरावट। PNB हाउसिंग ज्यादा फिसला हुआ है, 6% के आसपास। शुगर चला 2 दिन में, आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। मगध शुगर, बलरामपुर चीनी, अवध शुगर, द्वारिकेश शुगर 2.5% नीचे आज के कारोबार में है। रियल्टी में सेलेक्ट बाइंग है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, लोधा डेवलपर्स, ये 3 स्टॉक जो हरे निशान में है। 1% ऊपर DLF, 2.5% ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज। आखिर में दिखाते हैं आपको पेपर स्टॉक जहां पर बाइंग देखने को मिली है। और इसमें जो स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं उसमें आंध्र पेपर 5.5% ऊपर, वेस्ट कोस्ट पेपर में आपको 3.5% की तेजी देखने को मिलेगी। और साथ ही रुचिरा पेपर्स, TNPL में भी 3.5-4% की तेजी आज के सत्र में बनी हुई है। तो पेपर स्टॉक्स में डिसाइसिव बाइंग आज के सेशन में 3 से 5% तक का उछाल देखने को मिला है। लेकिन अब बात करेंगे फर्टिलाइजर पॉकेट की। दरअसल नेचुरल गैस कीमतें घटने से फर्टिलाइजर पर सरकार की सब्सिडी में कमी आएगी। साथ ही फर्टिलाइजर कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने को बढ़ावा मिलेगा, ये कहना है फर्टिलाइजर सेक्रेटरी अरुण सिंघल का। CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गैस कीमतें घटने से फर्टिलाइजर सब्सिडी में 60,000 करोड़ की बचत होगी। 6 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में नेचुरल गैस प्राइस के नए फॉर्मूले की मंजूरी दी गई, जिससे उसकी अधिकतम कीमत अब जो है $6.5 पर MMBTU रह गई है। क्योंकि गैस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर उत्पादन की लागत में, करीब 80 से 90% होता है। तो इससे लागत में कितनी कटौती आएगी और क्या उस कटौती से फर्टिलाइजर के दाम घटेंगे या फिर आप उसको फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? जैसा आपने कहा 80 से 85% यूरिया जो बनती है उसकी लागत गैस की लागत होती है। और गैस हम लोगों को डोमेस्टिक गैस भी मिलती है और बाहर से इंपोर्ट होकर भी गैस आती है। डोमेस्टिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 10% हमारे टोटल मिक्स में रहती है। सिर्फ 10% होती है? जी 10% होती है। लेकिन जो कैबिनेट का फैसला हुआ उससे कीमतें डोमेस्टिक वाले कंपोनेंट की कम होंगी, एक बात यह है। दूसरी बात यह कि जो फॉरेन कंपोनेंट है गैस का उसमें भी काफ़ी कमी कीमतों में आई है। जो स्पॉट गैस हम लोग अब खरीद रहे हैं वो आप समझिए लगभग $14 पर MMBTU पे खरीद रहे हैं, जबकि कुछ महीना पहले $60 $65 पे भी गैस मिल रही थी। तो कमी जो है वो डोमेस्टिक गैस में भी आई है, अंतर्राष्ट्रीय गैस की कीमतों में भी आई है। और जो यूरिया हम थोड़ी बहुत इंपोर्ट करते थे उसकी कीमतों में भी कमी आई है। तो सब कुछ अगर जोड़ लीजिए, लास्ट ईयर हमारा खर्चा जो यूरिया पे सब्सिडी में हुआ था वो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये था, मोटा मोटा बता रहा हूँ। इस साल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ से काम चला लेंगे, तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बचत होनी चाहिए। क्या रोड मैप है नैनो DAP को बाजार में लाने का और किन किन कंपनियों से बातचीत चल रही है और इससे सब्सिडी पर कितना असर पड़ेगा? नैनो DAP को 2 कंपनियों ने पेटेंट लिया है, एक इफ्को ने लिया है पेटेंट और दूसरी उत्पादन कोरोमंडल की है, CIL की। दोनों को कोरोमंडल इंटरनेशनल जी है। तो दोनों को कृषि विभाग ने मंजूरी दे दी है। दोनों तरह की नैनो DAP अब बनेगी और इससे बचत कितनी होगी ये आगे का प्रश्न है। हम लोग ये मानते हैं कि रिप्लेसमेंट कितना होगा देखने की बात है। अगर मान लीजिए हम 100 टन यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बराबर हम नैनो यूरिया बना दें तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी 100 टन की आवश्यकता कम हो जाए। कुछ रिप्लेसमेंट होता है, कुछ रिप्लेसमेंट नहीं होता है, किसानों को परिवर्तन करने में समय लगता है। तो इनिशियली हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर हम 25% भी रिप्लेसमेंट कर लें तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 25% रिप्लेसमेंट से जो यूरिया पे सब्सिडी देते हैं, क्योंकि नैनो पे तो सब्सिडी आप दे नहीं रहे हैं जी, तो सब्सिडी कितना बचत होगी?
अब 25% अगर हम यूरिया में देखें तो आज की तारीख में करीब 25,000 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। और हम लोग मानते हैं कि 2025 आते आते सारी इंपोर्ट आयात बंद हो जाएगा यूरिया का। 2025 तक यूरिया का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि नैनो यूरिया हमारे पास होगी। हमारे प्लांट्स की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। कैलशेयर का प्लांट भी आ जाएगा 2025 तक, तो हमारी खुद की उत्पादन की क्षमता हो जाएगी 297 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा कुछ हम क्षमता के परे जाके भी प्रोडक्शन करते हैं। अगर सारा मिला लें तो करीब 330-340 लाख मीट्रिक टन उत्पादन यूरिया का देश में हो जाएगा। टोटल आवश्यकता आज की तारीख में 350 लाख मीट्रिक टन की मानी जाती है। तो इतना उत्पादन हो जाएगा, नैनो यूरिया भी आ जाएगी, तो निश्चित तौर पे 2025 तक सारी इंपोर्ट यूरिया की बंद हो जाएगी। तो ये तो आपने सुनी एक्सक्लूसिव बातचीत, और स्टॉक्स में तो एक्शन है ही, लेकिन अब बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स की। दरअसल म्यूचुअल फंड हाउसेज ने मार्च महीने में किन स्टॉक्स पर दाव लगाया ये जानते हैं, क्योंकि ऐसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है और इसका डेटा सुमित के पास है। सुमित, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने एक्सपोजर बढ़ाया है या घटाया है? देखिए, म्यूचुअल फंड ने अपने एक्सपोजर में एक बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, और एक बड़े इंटरेस्टिंग नोट के साथ उन्होंने अपने पोजीशनिंग के अंदर बदलाव होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो कुछ कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी में जहां पे म्यूचुअल फंड को काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है इस मार्च महीने के दौरान। बॉश एक ऐसा नाम जो कि बहुत समय से एक रेंज के अंदर यहाँ पर एडिशन हुआ है। IRCTC कंसोलिडेशन में ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, लार्ज कैप में यहाँ पर एडिशन है। FMCG मेजर मैरिको के अंदर एडिशन है। टाटा मोटर्स बहुत समय से एक सीमित दायरे में है, लेकिन यहां पर म्यूचुअल फंड की तरफ से एडिशन होते हुए दिखाई पड़ा है। और BPCL एक हेफ्टी डिविडेंड पे ऑफ्स की उम्मीदों के बीच यहां पर एडिशन होता हुआ दिखाई पड़ा है। म्यूचुअल फंड ने कहा लार्ज कैप में हमने हिस्सेदारी घटाई है। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों के बढ़िया डिविडेंड आने के बाद म्यूचुअल फंड की तरफ से हिस्सेदारी घटते हुए दिखाई पड़ रही है। SRF एक तरफा तेजी और उसके बाद यहां पर भी म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी घटाई। माफ कीजिए, गेल और ब्रिटानिया कुछ और ऐसे नाम जहां पर म्यूचुअल फंड की तरफ से हिस्सेदारी घटते हुए दिखाई पड़ी है। मिड कैप में HDFC AMC एक और अंडर परफॉर्मर जहां पर म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। बायोकॉन लगातार भारी बिकवाली के बीच अब म्यूचुअल फंड की तरफ से एक्यूमुलेशन यहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। BHEL, जिलेट और स्टार हेल्थ ये कुछ और ऐसे नाम जो कि म्यूचुअल फंड की बाइंग सूची के अंदर मिड कैप में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिकवाली हो रही है म्यूचुअल फंड में पतंजलि की तरफ, पतंजलि के स्टॉक के अंदर जहां पे उन्होंने पोजीशन अपनी कम की है। यस बैंक लॉक इन खुला मार्च में और उसके बाद यस बैंक में बिकवाली। GMR एयरपोर्ट एक तरफा चाल के बाद यहां पर म्यूचुअल फंड ने पोजीशन हल्की की। आदित्य बिरला कैपिटल और एस्ट्रल लिमिटेड कुछ और ऐसे नाम जहां पर मिड कैप में म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। स्मॉल कैप में किर्लोस्कर ऑयल इंजन यहां पर म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई पड़े हैं। महिंद्रा CIE में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। वंडरला यहां पर सीजन से पहले कुछ हद तक म्यूचुअल फंड्स यहां पर भी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। डेटा पैटर्न्स और रेन इंडस्ट्रीज कुछ और ऐसे नाम जो कि बीटन डाउन स्पेस में है, जहां पर म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई पड़े हैं मार्च महीने के दौरान। बिकवाली आई है। महानगर गैस में एक तरफा तेजी और तेजी के बाद म्यूचुअल फंड की तरफ से ऑफलोडिंग। जागरण प्रकाशन, जिंदल स्टेनलेस, WPIL इंटरेस्टिंग नाम है जहां पर एक तरफा तेजी और उसमें म्यूचुअल फंड ने फायदा उठा के अपनी हिस्सेदारी कट डाउन की है। तो WPIL और स्टोव क्राफ्ट कुछ और ऐसे नाम जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड की तरफ से ऑफलोड होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो कुछ होल्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जहां पे बढ़ाई गई है और कुछ होल्डिंग जहां पे म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है मार्च महीने के दौरान। ओके, चलिए शुक्रिया सुमित आपका ये स्टॉक्स बताने के लिए। तो वो तमाम शेयर्स है जहां पर बदलाव किए हैं मार्च महीने म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, और पूरी लिस्ट सुमित ने यहाँ पर आपके सामने रखी। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें आज के सेशन में। तो सेलेक्ट बाइंग तो है आज, ऐसा नहीं है। मिड कैप इंडेक्स भले ही लाल निशान में दिखाई दे रहा हो, लेकिन स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिला है। कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और उस पर गाबा साहब की राय ले लेते हैं। फार्मा में हम बहुत ही सिलेक्ट स्टॉक्स में खरीदारी देख रहे हैं। गाबा साहब, एक मार्क्सन्स फार्मा को देखिए, यहाँ क्या व्यू रहेगा? स्टॉक 5.5% ऊपर है, और स्टॉक की खास बात यह है कि अगर आप इसके पिछले 3 महीने का प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो ये चला है, एक परफॉर्मर रहा है। क्या व्यू स्टॉक पर? अपमूव तो है। मार्क्सन्स फार्मा में बहुत बढ़िया अपमूव शुरू किया है 50 जोन से, फिर 76 पर ट्रेड कर रहा है। कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। कंसोलिडेशन के बाद बहुत बढ़िया अपमूव मिला है। ट्रेड कर रहा है 76, स्टॉप होना चाहिए 74, 80 पॉसिबल है। यस, मार्क्सन्स फार्मा लेकर 1-2 दिन देना चाहिए। तो तेजी में स्टॉक बाय कर सकते हैं। 76 पर कर रहा है ट्रेड। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गाबा साहब एक बार स्टॉक को और निकालिए और यहाँ भी अपना सजेशन दीजिए। ये स्टॉक 1000 के लेवल से मौजूदा लेवल्स तक लगातार चला है। 1280 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड, आज भी 2.5% ऊपर है।
और पिछले 2-3 दिनों का मूव तो खास तौर से 5 दिनों का मूव तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है स्टॉक में। क्या व्यू इन लेवल से गोदरेज प्रॉपर्टीज पर? इनफैक्ट इसका बाई सिग्नल जनरेट हुआ था लास्ट वीक गोदरेज का, फिर डीएलएफ का भी आया था। अप मूव उसके बाद है, ब्रेकआउट गैप मिला है, अप मूव ऑन है, 1280 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1350 तक जाएगा मैटर ऑफ टाइम। तो पहला टेक्निकल टारगेट 1300 रहेगा, स्टॉप लगाइए 1250 का, और उसके बाद 1350 भी पॉसिबल है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके चलिए, तो ये राय रही गोदरेज प्रॉपर्टीज पर डेज हाई पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और बताएंगे आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। टीसीएस के मैनेजमेंट को भी सुनवाएंगे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं टीसीएस की। दरअसल टीसीएस के क्वार्टर 4 नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं, मार्जिन और आय दोनों अनुमान से कम रहे। कंपनी की कमेंट्री भी खराब रही और कंपनी ने साफ कहा है कि उसे आगे की पिक्चर साफ नहीं दिख रही। कंपनी के सीएफओ समीर सिकसरिया ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, बैंकिंग संकट के चलते वो ब्रिटेन से ज्यादा अमेरिका पर कॉशियस हैं। Between UK and Europe, जो extreme cautiousness था, started changing over the period in the last 1 year towards the better. जबकि US का जो हिसाब है, we were expecting short-term cautiousness होगी and things will improve. What turned out is, given the banking crisis and what led to the financial volatility, things did not improve and went to the worst. And that is what has been impacting. Coming to our margins part, given what we saw at the beginning of the quarter, we planned that we could deliver at 25%. And what came out, I think, is reasonably well given the situation, because agar hum dekhen, what we planned was with a growth, what we were seeing at that point of time. चलिए, तो ये तो बात रही टीसीएस की मैनेजमेंट की। स्टॉक हालांकि 0.25% नीचे, स्टॉक सिर्फ 0.25% नीचे है, लेकिन आईटी इंडेक्स का हाल ज्यादा बुरा है, जहां पर मिड कैप्स में 5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। गावा साहब, 3186 पर टीसीएस टेक्निकली या लेवल्स के हिसाब से कहां सपोर्ट देखते हैं आप और क्या व्यू इस स्टॉक पर? शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, तो पॉसिबल है कि जोन सपोर्ट है करीब 3150 के आसपास है। डिप मिलता है तो 3150 के आसपास एक ट्रेड मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन ये जो कल परसों का जो रेसिस्टेंस है, ये भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, कुछ होगा, लेकिन थोड़ा वीकनेस है। ओके चलिए, तो स्टॉक थोड़ा वीक 3186 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। अच्छा, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स और साथ ही पेपर स्टॉक्स, ये 2 छोटी पॉकेट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं आज के सेशन में। गाबा साहब, हमने आरसीएफ का कल जिक्र किया था, आज स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा है लेकिन 1% ऊपर है। बाकी हालांकि एक्शन थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट तो देखने को मिला है पूरे ही फर्टिलाइजर पैक में। आरसीएफ पर रिवाइज्ड व्यू आपका क्या होगा, और साथ ही पेपर स्पेस से वेस्ट कोस्ट पेपर पर आपके कमेंट्स? देखिए, आरसीएफ का व्यू तो सेम ही रहेगा, बिकॉज कल का जो मूव था बहुत बढ़िया मूव था, इसलिए अगर साइडवेज में अगर मिलता है, आज तो पॉजिटिव है फिर भी, तो भी ठीक है। लेकिन इसका जो ब्रेकआउट मिला है आरसीएफ का, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम पैटर्न जो कि हम नॉर्मली कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके हिसाब से 115-120 तक जाना चाहिए आरसीएफ। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन स्टिल इज द बाय आरसीएफ। वेस्ट कोस्ट पेपर की बात किया, वेल चार्ट निकाल लेता हूँ वेस्ट कोस्ट पेपर का। वेस्ट कोस्ट पेपर यस मिल गया यहाँ पर, इसमें भी एक अच्छा मूव है, बढ़िया बेस बना है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। 567 के आसपास ट्रेड कर रहा है, टॉप होगा 555, ऑन द अपसाइड करीब टारगेट करीब 580 से 600, ये एक जोन है, वहां तक जा सकते। ओके चलिए, तो बाय करने के सलाह वेस्ट कोस्ट पेपर 567 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए अब बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। आज विनर की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि आज आखिरी कारोबारी सेशन है। मुकाबला है प्रशांत सावंत, अरुण कुमार मंत्री और जतिन गेडिया के बीच में। पहले दिखा देते हैं आपको फिलहाल पोर्टफोलियो की अपडेट। तो प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो में एक एडिशन है, फैक्ट 385 के टारगेट साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 300 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, फिलहाल 323 पर ट्रेड कर रहा है। अब दिखा देते हैं रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में। तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में हालांकि मुकाबला कड़ा रहा है इस पूरे हफ्ते, तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से रिटर्न्स पॉजिटिव रहे, लेकिन लीड फिलहाल कर रहे हैं प्रशांत सावंत 16% के रिटर्न के साथ। दूसरे पायदान पर अरुण कुमार मंत्री ऑलमोस्ट 13% के रिटर्न्स लैंड करते हुए, और जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो 8.5% के रिटर्न्स दे रहा है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर अब देखिए नोया कंपनी, और नोया कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे फाडा के चेयरमैन विंकेश गुलाटी से। नमस्कार।